अपना 9 चैप्टर बिजनेस फाइनेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है अपना, द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मीन्स बिजनेस का जो फाइनेंस है उसको मैनेज करना है ना, तो उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोला जाता है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या कंसेप्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद दोज मैनेजरियल एक्टिविटीज विच वर रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड फॉर द बिजनेस पर्पस। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या किया जाता है, वो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें रिलेटेड प्रोक्योरमेंट मतलब एक्वायर किया जाता है, ठीक है ना, प्रोक्योर किया जाता है, बेस्ट यूटिलाइज किया जाता है, जो भी फंड्स रहते हैं बिजनेस में उसको अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता है बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है ना। इट डील्स विथ प्लानिंग। अब इसमें क्या क्या आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इसमें भी प्लानिंग करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द एंटरप्राइज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक और डेफिनेशन देखें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट डील्स विथ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। अब रोल क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल एग्रीमेंट है। इट इंक्लूड्स टेकिंग ऑल द डिसीजन एज टू द अमाउंट एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ से भी सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब जहाँ से पैसे आने हैं, जहाँ भी आपको खर्च करने हैं, इन सब के बारे में सोचा जाता है, डिसीजन लिया जाता है, ठीक है ना, कितना अमाउंट कहाँ लगाना है, इस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे ना, तभी तो जब अपन को पता चल जाएगा कि हमें कहाँ कितना पैसा लगाना है, फिर हम उसी हिसाब से सोर्स अरेंज करेंगे, है ना, पैसे के अरेंजमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एंड करेंट एसेट्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ फाइनेंस इन बिजनेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर बाइंग फिक्स्ड एंड करेंट। अब आपको ये भी डिसाइड करना है कि आप कितना पैसा खर्च करोगे फिक्स्ड और करेंट एसेट खरीदने में, कौन से एसेट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, ये सब। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस फॉर लॉन्ग, मीडियम और शॉर्ट टर्म। फाइनेंस अरेंज करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए करना है या शॉर्ट टर्म के लिए करना है। द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉफिट एज टू हाउ मच विल बी रिटेन्ड एंड व्हाट पोर्शन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और जो प्रॉफिट हो रहा है उसको में से कितना आपको रखना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर को डिविडेंड के फॉर्म में, ये सब सोचना पड़ा। तो फिर नेक्स्ट अपना फाइनेंशियल कंट्रोल, कंपेयरिंग एक्चुअल डिसीजन विद द स्टैंडर्ड एंड करेक्टिंग डेविएशन इन एनी। फाइनेंशियल कंट्रोल में ही है एक्चुअल डिसीजन जो स्टैंडर्ड है उसको कंपेयर करके डेविएशन को करेक्ट करना है। तो ये इसके रोल होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट है प्रॉफिट बढ़ाता है, क्योंकि जब आपने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज्ड वे से अच्छे तरीके से किया तो जाहिर सी बात है आपका प्रॉफिट बढ़ेगा ही। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑल्सो नोन एज वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। बाय वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वी मीन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ शेयर्स। मीन्स आपका जो बिजनेस का जो भी शेयर है, वेल्थ है, वो और बढ़ता है, मैक्सिमाइज होता है, ठीक है। सेफ्टी ऑफ फंड्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज सपोज टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ फंड्स प्रोवाइड, मतलब जो भी इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए आपके बिजनेस में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जरिए उनको फंड्स को सेफ्टी मिलती है, उनको सेफ लगता है, ऐसा लगता है कि उनने अपना जो पैसा लगाया वो वेस्ट नहीं किया है। लिक्विडिटी में एंटरप्राइज शुड ऑलवेज कीप एडुकेट कैश टू पे सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स टू मीट द डे टू डे एक्सपेंसेस। मतलब अब एंटरप्राइज को भी अपने पास इतना सफिशिएंट कैश तो रखना ही चाहिए कि जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, जो उसके क्रेडिटर सप्लायर हैं, उसको वो पे कर सके। लिक्विडिटी मीन जल्दी से पैसे दे सकें। ऑब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमाइजेशन रिटर्न का मैक्सिमम रिटर्न। Sound financial management ensure not only maximum return for the shareholder but also rise to provide maximum benefit to the creditors and employees। अब इसमें क्या बोल रहा है, अगर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है तो ये सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बढ़ा के देगा, है ना, शेयर होल्डर्स को ज़्यादा रिटर्न ही नहीं देगा, बल्कि मोस्ट ज़्यादा बेनिफिट भी प्रोवाइड करेगा, जो क्रेडिटर्स और एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये अपने ऑब्जेक्टिव हो गए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। फर्स्ट क्या है, बेसिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस। द ऑर्गेनाइजेशन में बी स्मॉल और बिग, वर्किंग फॉर अर्निंग प्रॉफिट, सर्विस सोसाइटी, पब्लिक और प्राइवेट, इट्स सक्सेस ट्रूली डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखो, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, उसका मेन मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट कमाना, सर्विस प्रोवाइड करना सोसाइटी को, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, सबका ये एम रहता है। और ये कब सक्सेस होगा, जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सही तरीके से आप उस पर डिपेंड रहेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। बेसिस प्लानिंग के लिए प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्व एज अ बेस फॉर प्लानिंग है, एज इट एंश्योर्स द अवेलेबिलिटी
ऑफ फंड्स व्हेन रिक्वायर्ड। अब प्लानिंग की ज़रूरत है क्योंकि आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा कहाँ पे कितना आपको फंड्स लगाने हैं। फिर नेक्स्ट है बेनिफिशियल फॉर मैनेजर्स। मैनेजर्स के लिए कैसे बेनिफिशियल है? एज द शेयर कैपिटल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स इन्वेस्टर मनी एंड द मैनेजमेंट इज लायबल टू द सोसाइटी फॉर दिस। एज द शेयर कैपिटल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स इन्वेस्टर्स मनी। अब देखो जो कंपनी का शेयर कैपिटल होता है उसमें किसका मनी रहता है? इन्वेस्टर का मनी होता है। और मैनेजर लायबल है कि वो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा है उनको वो पे करेगा। तो ऐसे में क्या होगा? इंश्योर प्रॉपर यूज़ ऑफ द मनी, जिससे कि मैनेजर क्या करेगा? उस पैसे को सही तरीके से यूज़ करेगा। क्यों? क्योंकि उसको रिटर्न भी तो देना है उस पैसे पे। जिनने पैसे लगाया उनको रिटर्न भी करना है, रिटर्न भी देना है, इस वजह से। सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स इन परफॉर्मिंग फाइनेंशियल ऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्या होता है? जो फाइनेंशियल ऑपरेशन है और उसके और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन आता है। सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ मिलकर एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फोकल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड्स साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ ऑल द फैक्ट्स एंड सर्विसेज टू अराइव एट द रिलायबल डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है? साइंटिफिक एनालिसिस है फैक्ट्स और फिगर का, ठीक है ना, जो रिलायबल डिसीजन लेने में मदद करता है। बेनिफिट टू शेयर होल्डर को कैसे बेनिफिट देता है? डू दिस इज द शेयर होल्डर कैन एनालाइज द फाइनेंशियल पोजीशन एंड एग्जैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इसके जरिए क्या होगा? जो शेयर होल्डर हैं वो एग्जैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब बिजनेस कितना एग्जैक्ट प्रॉफिट कमा रही है, इसकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ये इजीली फाइनेंशियल शेयर होल्डर को पता चल सकता है इससे, ठीक। अब नेक्स्ट अपना फंक्शंस क्या होते हैं फाइनेंशियल फंक्शंस में? पहला अपना ट्रेडिशनल अप्रोच है, फिर मॉडर्न अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या आता है? इट रिफर्स टू its subject matter in the academic literature in the initial stage. Financial function was treated by the traditional approach in the narrow sense of procurement of funds by corporate enterprises to meet their financial needs. The field of study dealing with finance was treating as encompassing three inter-aspects. ये रहने दो, ये कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट अपना आता है फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। अब जो फाइनेंशियल मैनेजर है उनके क्या काम होते हैं ना, जो मैनेजर्स होते हैं उनके क्या वर्क्स होते हैं? फर्स्ट है एस्टैब्लिशिंग एस्टिमेटिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले उनको ये फाइंड आउट करना है कि कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट, कितना कैपिटल की ज़रूरत है ना। ही डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड रिक्वायर्ड इन बिजनेस। ही प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल बजट कीपिंग इन व्यू द फंड्स फॉर बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। उसको भाई बिजनेस के बारे में अब कितना कैपिटल की ज़रूरत है ये वो डिटरमाइन करेगा और बजट बनाएगा, फाइनेंशियल बजट बनाएगा कि हमें कितने कैसे फंड चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डिटरमाइनिंग द सोर्स ऑफ फंड। अब कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़रूरत पता चल गई। अब ये पता करना है आपको, ये डिटरमाइन करना है कि आपको पैसे कहाँ से अरेंज करने हैं, कहाँ से आप उसको लाओगे, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजर डिटरमाइंस द वेरियस सोर्सेज फ्रॉम वेयर द फंड्स आर टू बी प्रोक्यूर्ड। वेरियस सोर्सेज आर शेयर डिवेंचर। जैसे वेरियस सोर्सेज अपने क्या क्या हैं? शेयर्स, डिवेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब सोर्सेज हैं। तो कहाँ से वो रेज करे पैसे ये देखेगा। नेक्स्ट है रेजिंग फंड्स, जिसको यहाँ से यहाँ तक करना, ठीक है। रेजिंग फंड्स में द नेक्स्ट फंक्शन इज कलेक्ट द रिक्वायर्ड फंड। इट इन्वॉल्व नेगोशिएशन विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इशूइंग प्रोस्पेक्टिव। अब देखो, अब उसने सोच लिया कि मुझे कहाँ से फंड्स अरेंज करना है, अब वो फंड्स रेज करेगा, तो कलेक्ट करेगा फंड्स को जो भी उसने चूज़ किया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, प्रोस्पेक्टस इशू किए हैं, वही शेयर्स डिवेंचर्स के लिए, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब जब फंड्स उसके पास आ गए तब उसको किस तरीके से कहाँ यूटिलाइज करना है ये देखना है। टू यूटिलाइज द अवेलेबल फंड्स इन प्रॉपर वे इज़ ऑफ प्राइम इम्पॉर्टेंस। क्योंकि जो भी फंड्स आपको मिला है, क्योंकि वो आपका पैसा नहीं दूसरों का पैसा है, तो आपको उसको सही तरीके से यूज़ करना भी आना चाहिए। अगर आपने गलत जगह से यूज़ किया, सामने वाले को आप फिर रिटर्न नहीं दे पाओगे तो फिर आपका ही नुकसान है, आपकी गुडविल ख़राब होगी। इसलिए उसको सही तरीके से यूज़ करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंस इट रिक्वायर्ड केयरफुल असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स टू एंश्योर प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड सेफ्टी ऑफ अ बिजनेस। फिर डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। सरप्लस मीन जो फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, अब उसको कैसे डिस्पोज करना है, कैसे बांटना है, ठीक है ना। ही मस्ट एंश्योर अ फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर ऑन वन हैंड। अब वो इंश्योर करेगा जो इन्वेस्टर हैं उनको फेयर रिटर्न, मतलब उनने जो पैसे लगाए उस पर फेयर रिटर्न उनको दिया जाए, एंड इनफ फंड टू मीट द
फ्यूचर नीड्स ऑफ एंटरप्राइजेस, और उसको रिटर्न भी देना है, साथ साथ उसको अपने पास भी फंड बचा के रखने हैं ताकि आगे जाके एंटरप्राइज में फ्यूचर की ज़रूरत पड़े उसको भी वो मीट कर सके। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ कैश। ही मस्ट एंश्योर दैट सफिशिएंट कैश इज़ अवेलेबल टू ऑल टाइम टू, अब उसके पास ये भी देखना है कि कैश मतलब डेली मैनेजमेंट को चलाने के लिए उसको कैश भी उसके पास होना चाहिए, वेजेस सैलरीज पे करने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, क्रेडिटर्स और सप्लायर्स को पे करने के लिए, तो ये सब के बारे में उसको सोचना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, फाइनेंशियल कंट्रोल। द फाइनेंशियल मैनेजर मस्ट एक्सरसाइज प्रॉपर कंट्रोल टू एंश्योर दैट वेरियस फाइनेंशियल डिसीजन एंड एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस यील्ड मैक्सिमम एडवांटेजेस टू एंटरप्राइज। ही शुड चेक द मिसयूज ऑफ फंड। अब देखो उसको ये भी सब देखना है, फाइनेंशियल कंट्रोल करना है कि कहाँ पे कितना खर्च हो रहा है, कहाँ पे ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो उसको कंट्रोल करना है, सब देखना है ना, मिसयूज़ ना हो, सही तरीके से यूज़ हो, तो ये सब भी उसको कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये अपने फाइनेंशियल मैनेजर के फंक्शन है। ठीक, अब यहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजन दिया कि कितने टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं। A finance manager is supposed to take many business decisions from time to time due to fast change in present industrial and business world. अब देखो बिजनेस डिसीजन चेंज होता रहता है क्योंकि इंडस्ट्रियल या बिजनेस वर्ल्ड चेंज होता रहा है, इस वजह से उसको डिसीजन भी फ्रीक्वेंटली चेंज करने पड़ते हैं। ठीक, तो इसके लिए these decisions involve decision regarding finance which are necessarily for the growth of business, और ये डिसीजन भी लेना ज़रूरी है क्योंकि इससे बिजनेस का ग्रोथ होता है। If proper financial decision are not taken then adversely affect the growth। अगर आपने सही डिसीजन लिए तो आपकी ग्रोथ को अफेक्ट करेगा। अब इसमें फर्स्ट 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन होते हैं फाइनेंस डिसीजन में। ठीक है ना, फर्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, नेक्स्ट है डिविडेंड डिसीजन। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या है, द डिसीजन विच आर टेकन बाय फाइनेंस मैनेजर आफ्टर एवेलुएटिंग वेरियस ऑप्शन अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिंग द स्केयर्स रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, आपको कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने हैं ये आपको इवेलुएट करना है। मैनेजर को, फाइनेंस जो मैनेजर है उसको कहाँ क्या इन्वेस्ट करना है इसके बारे में डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है ना, द इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन द फिक्स्ड, और करें वही इन्वेस्टमेंट करना है ना, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, फिक्स्ड एसेट्स पे करे, करेंट एसेट्स पे करे या दोनों में करे, तो इसके लिए भी उसको डिसीजन लेना पड़ता है। अब देखो फर्स्ट क्या है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन और लॉन्ग टर्म डिसीजन। वही लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजन ले रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो एन इन्वेस्टमेंट इज इन फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। मतलब इन्वेस्ट जब आप बड़े एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में जब आप पैसे लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो उसको कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोला जाता है। ठीक है ना, एंड ऑल्सो इज अ लॉन्ग टर्म डिसीजन इन्वॉल्विंग ह्यूज अमाउंट। अब लॉन्ग टर्म है, एग्जाम्पल में डिसीजन टू इन्वेस्ट इन लैंड, लैंड में इन्वेस्ट करना है, बिल्डिंग में, प्लांट में, मशीनरी में, है ना, तो ये सब छोटी मोटी बड़ी चीज़ें हैं, तो इस पर आप डिसाइड करके इन्वेस्ट करोगे। दिस डिसीजन अफेक्ट्स द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। ऐसे डिसीजन आपकी अर्निंग कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी आप लेके आ रहे हो, तो जाहिर सी बात है मशीनरी आप जैसे मशीनरी ला रहे हो, अच्छी एडवांस मशीनरी टेक्नोलॉजी ला रहे हो, तो आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे ना, ज़्यादा कुछ भी चीज़ बना पाओगे, इस वजह से। अब इसमें भी देखो सही, अगर आपने सही डिसीजन ले लिया तो आपको फ़ायदा है, नहीं तो फिर वो उसका नुकसान भी है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट अपना आता है वर्किंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म डिसीजन। इसमें क्या होता है, इसमें छोटे मोटे जो अपने खर्चे हैं, करंट एसेट्स हैं, उनमें अपन इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कैश है, इन्वेंट्री है, डेटर्स एक्सेट्रा। इट इज कॉल्ड अ वर्किंग कैपिटल डिसीजन एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन इन्वॉल्व लेसर अमाउंट एज कम्पेयर टू द, इससे इसमें कम अमाउंट लगता है। दिस डिसीजन आर कंसर्न विद डे टू डे वर्किंग ऑफ द फर्म इफेक्ट लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अब ये डे टू डे वर्किंग जो होता है फर्म को, उसका डे टू डे को अफेक्ट करता है, डे टू डे जो वर्किंग होती है उसको। ठीक है ना, और बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी मतलब बनाने में, लिक्विडिटी फाइंड आउट करने में भी ये हेल्प करता है ये डिसीजन।